हेलो कॉम्पिटिटर्स, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग तमाम पक्ष की चर्चा कर चुके हैं। एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता थी और इस सभ्यता के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। आज चर्चा होगी कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आज से लगभग 5000 साल पहले की भारत की पहली नगरीय सभ्यता, है ना। और आपने देखा कि किस तरह से प्लैंड वे में इसका नगर नियोजन किया गया। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह विकसित सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, है ना। एक समृद्ध समाज के बारे में हमें सूचना मिलती है। इस सभ्यता से बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में भी सूचना मिलती है। अर्थव्यवस्था के कई डायमेंशंस को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि कितना घनिष्ठ संबंध मध्य एशियाई देशों के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का था। फिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। इस सभ्यता के उद्भव को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद था, लेकिन जितने भी रिसर्च हुए, शोध हुए, अनुसंधान हुए, उससे यह पता चला कि इस सभ्यता का विकास कोई बाह्य कारक से नहीं हुआ, बल्कि इस सभ्यता का विकास हमारे ही देश में, हमारे ही देश के पर्यावरण में, देसी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप इस सभ्यता का विकास हुआ। तो हम लोग विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानते इस सभ्यता के उद्भव को लेकर। इसी तरह इस सभ्यता के पतन को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कई तरह के मत दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। एक तो सडन डेक्लाइन, थ्योरी ऑफ सडन डेक्लाइन, मतलब किसी आकस्मिक कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ। एंड थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, कि मतलब धीरे 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 इस सभ्यता का पतन हुआ। कई सिद्धांत जो हैं इस सभ्यता को के पतन को लेकर इतिहासकारों के द्वारा दिए गए। एक बात जो जानने वाली बात है, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इस तथ्य को जानोगे कि अगर उत्थान होता है किसी सभ्यता का तो पतन भी शाश्वत सत्य है। उत्थान होगा तो पतन भी अवश्यंभावी है। आप कई युगों के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि अपने मैच्योर्ड फेज में यह युग कितना विकसित था, लेकिन फिर आप पतन के बारे में भी आप जानेंगे इतिहास पढ़ने के दौरान। और इस निष्कर्ष पर भी आप पहुंचेंगे कि अगर उत्थान होता है तो पतन भी शाश्वत सत्य है और पतन के कारक उसके उत्थान में ही निहित होते हैं। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति के पतन को लेकर इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में होगी और यहां से काफी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। वैसे भी सामान्य अध्ययन में आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अपने देश के पहले नगरीय सभ्यता के बारे में जान रहे हैं और आपको जानना चाहिए कि इतने विकसित सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, और किसी एक कारण पर नहीं पहुंचा जा सकता। कई तरह के कारण, कई तरह के संकेत मिलते हैं पुरातात्विक प्रमाणों से। तो आइए आज हम लोग चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, है ना। तो चलिए इतिहासकारों के द्वारा कई मत दिए गए हैं। यहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह की बातें कही गई हैं इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि किस इतिहासकार ने क्या मत प्रस्तुत किया है इस सभ्यता के पतन को लेकर। तो चलिए हम लोग इस बात को जाने कि इस सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों के डिफरेंट मत क्या हैं। तो देखिए, मार्टिमर व्हीलर साहब का कहना है कि आर्यन इन्वेजन, मतलब आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ। सिर्फ मार्टिमर व्हीलर ही नहीं, गॉर्डन चाइल्ड और पिगॉट,
महोदय भी इस तथ्य पर अपनी सहमति देते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ, है ना। कई ऐसे विचार दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, और आपको पिछले वीडियो से यह तो ज्ञान हो गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक संबंध मध्य एशियाई देशों से था, और मध्य एशिया में आर्य जो कि एक खानाबदोश जिंदगी जीने वाले कबीलाई स्वरूप में रहने वाले लोग थे, उनका आवागमन मध्य एशियाई क्षेत्रों में भी था। वैदिक साहित्यों से भी ऐसी कई सूचनाएं मिलती हैं, जैसे वैदिक साहित्य में अर्थात ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द की चर्चा है, जिसकी तुलना हड़प्पा से की गई है। और आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर, भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते चले गए, जैसे मुंडी गाक है, मुंडी गाक में भी आक्रमण के संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से कई नरकंकाल मिला है, जिससे सामूहिक हत्या का संकेत मिलता है ना। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर अर्थात किला को तोड़ने वाला, अनार्यों के विरुद्ध आर्यों का नेतृत्व करने वाला, पुरभिद मतलब किला को भेदने या तोड़ने वाला। अत्सुजीत कहा गया है, जल को जीतने वाला अत्सुजीत, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बांध बनाते थे, और ऋग्वेद में जल को आप कहा गया है। कहा गया है कि इंद्र ने वृत्र की हत्या करके आप को मुक्त किया, अर्थात बांध को तोड़ दिया और जल को मुक्त किया। ऐसी कई चर्चाएं ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद में अनार्य तत्व की भी चर्चा है, जिसको दास कहा गया है, दस्यु कहा गया है, अंसा कहा गया है ना, अमानुष कहा गया, अयज्जन कहा गया, अद्वेयु कहा गया। इसी आधार पर इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। लेकिन यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न शोध और अनुसंधान से इस बात की जानकारी मिली है कि भारत में आर्यों का प्रवेश 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, 1500 बीसी के आसपास, 1500 बीसी के आसपास आर्यों का सर्वप्रथम आगमन भारतीय क्षेत्र में हुआ, और वो भारत के उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किए, मध्य एशिया होते हुए। और 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो चुका था। इसलिए इस तथ्य को स्वीकार करना कि आर्यों के आक्रमण के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, यह तथ्य युक्ति संगत, तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है ना। निश्चित रूप से आर्यों का संघर्ष यहां के स्थानीय लोगों के साथ हुआ, लेकिन तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैच्योर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका पतन हो चुका था, है ना। तो गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिगॉट महोदय का जो कहना है कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का पतन हुआ, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। क्लियर है। अब दूसरा देखिए, रेइक साहब कहते हैं रिवर ड्राइंग एंड क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट के चेंज होने से और नदी के शुष्कता से, ये सडन डिक्लाइन में नहीं, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब धीरे धीरे नदियां सूख गई। अब जब नदी ही नहीं रहेगी तो नदी घाटी सभ्यता कैसे हो सकती है ना। आप देखिए, जैसे घग्गर नदी, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि नदियां सूख जाती थी, और घग्गर नदी, जिसको हम सरस्वती नदी कहते थे, घग्गर नदी के किनारे कई इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स थे, जैसे कालीबंगा, जो राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी। घग्गर नदी सूख गई, सरस्वती नदी सूख गई। जब नदी ही सूख जाएगी तो वहां सभ्यता कैसे होगा। तो यह भी एक कारण बताया गया है कि नदी शुष्कता के कारण सभ्यता का पतन हुआ, है ना। तो ये बात रेइक साहब और कहीं ना कहीं अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, जिन्होंने सोती संस्कृति की खोज की, जिन्होंने बीकानेर क्षेत्र में कई अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उनका भी यही मानना है कि नदियों के सूख जाने के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि नदियां हर एक जगह तो सूखी नहीं।
अब रोमिला थापर कहती है कि इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, वातावरण के कारण और जो सामाजिक आर्थिक कारण थे, अब ट्रेड धीरे धीरे खत्म होने लगा, उत्पादन कम होने लगा, तो धीरे धीरे लोग पलायन करने लगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों से, और धीरे धीरे इस सभ्यता का प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। रोमिला थापर जो इस देश की महान इतिहासकारा हैं, उन्होंने इस तरह का मत दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन को लेकर। अब गॉर्डन चाइल्ड भी कहते हैं कि ट्रेड ब्रेकडाउन और अर्बन डिके, मतलब नगरों के पतन के कारण, जैसे व्यापार समृद्धि का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है ट्रेड, है ना, अर्थव्यवस्था के रीढ़ को मजबूत करता है ट्रेड यानी व्यापार। और आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैच्योर्ड फेज में था, उस समय व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस जो था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पक्ष में था। तो समृद्धि थी, इकोनॉमिक्स एक्सेलरेशन की स्थिति थी, आर्थिक त्वरण की स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का पतन होता चला गया, नगर भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई। इस तरह का कथन गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है। ग्रेगोरी पॉसल साहब ने कहा है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड पॉपुलेशन मूवमेंट, कि धीरे धीरे जब पतन होने लगा, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण जंगल खत्म होने लगे, व्यापार खत्म होने लगा, तो धीरे धीरे सभ्यता का जब पतन होने लगा तो लोग नगरों से पलायन करना शुरू हो गए और इस सभ्यता का पतन हो गया। इस तरह का कथन पॉसल साहब का है। सर रंगनाथ राव जिन्होंने लोथल की खुदाई का महत्वपूर्ण कार्य किया और बहुत सारे अनुसंधान किए उन्होंने, उनका कहना है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी और रिवर शिफ्ट के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ, है ना। देखिए, जल प्लावन का कोई उपाय नहीं होता। अगर जल स्तर में वृद्धि हो जाए तो उसका कोई उपाय नहीं होता। ये नेचुरल डिजास्टर का कोई उपाय नहीं होता, आपको पलायन करना ही होगा। इस तरह का कथन जो है वो रंगनाथ राव ने दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अग्रवाल साहब और एमएस गोयल जो कहते हैं कि इकोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंजेस के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। लेम्ब्रिक महोदय का मानना है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन कर देने के कारण नगर पतन की ओर अग्रसर हो गया। जब आपको मालूम है वर्तमान समय में भी नदी अपना रूट चेंज करती है ना। अब जैसे देखिए, आज जहां लाल किला है जस्ट उसके पीछे यमुना नदी बहती थी। आज यमुना नदी वहां नहीं दिखती। राजघाट और लाल किला के बीच का जो स्पेस है वहां यमुना नदी बहती थी, सॉरी। आज यमुना नदी वहां नजर नहीं आती, मतलब नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया। अब जब नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर देगी तो सभ्यता वहां कैसे रहेगा। कि नदी का होना सभ्यता के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे ट्रेड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। इन सब के लिए एग्रीकल्चर तो अर्थव्यवस्था का बेस होता है ना, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। तो कृषि उत्पादन अधिशेष की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने लगी और यही कारण था कि नदी मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, है ना। शुष्कता, जैसा कि डीपी अग्रवाल और सूद ने बताया कि शुष्कता भी एक मेजर कारण था और इसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। महामारी, मतलब कुछ महामारी के संकेत भी मिलते हैं। कैनेडी साहब ने कहा कि मलेरिया और इस तरह की कोई महामारी भी आई होगी जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। आप जानते हैं कि जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे है। और आपने ये भी देखा पिछले वीडियो में कि नगर का जो नियोजन किया जाता था, प्लानिंग की जाती थी, वो बाढ़ को ध्यान में रखते हुए की जाती थी, क्योंकि पुनरावृत्ति के साथ बाढ़ आता था। इसलिए नगर को चारों ओर से पकी ईंट की दीवार से घेरा जाता था। पश्चिमी भाग जहां जो सार्वजनिक यूज के लिए होता था, प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए पश्चिमी भाग में गढ़ी, टीला या सिटाडेल का
जो निर्माण किया जाता था, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वहीं बनाए जाते थे, अन्नागार, ग्रेनरी वगैरह वहीं बनाए जाते थे, ताकि बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच सके। और बारंबार बाढ़ आता था, पुनरावृत्ति के साथ बाढ़ आता था। मोहनजोदड़ो में 9 बार मोहनजोदड़ो का विनाश जो है वो बाढ़ आने के कारण हो, ऐसे संकेत मिलते हैं। 9 बार मोहनजोदड़ो को बसाया गया। मोहनजोदड़ो से हमें बाढ़ के मिट्टी के 80 फुट तक के टीले मिले, बाढ़ के गाद पर मकान बनाने के प्रमाण मिले। चनहुदरों से भी हमें बाढ़ के संकेत मिलते हैं। तो पुनरावृत्ति के साथ बाढ़ आता था, और यह भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। इस तरह आपने देखा कि जो इम्बैलेंस इकोसिस्टम है, नदी की शुष्कता है, ड्राइनेस है, नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन है, आर्यों का आक्रमण है, प्रशासनिक शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है, इन सबको इतिहासकारों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण बताया है। इसलिए कोई एक कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का नहीं, कई कारण हैं। कोई एक कारण पर आम सहमति नहीं बनी है ना। लेकिन यह बात सत्य है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने मैच्योर्ड अवस्था में बहुत ही विकसित सभ्यता थी, चाहे सामाजिक स्वरूप हो, आर्थिक स्वरूप हो, धार्मिक स्वरूप हो, बहुत ही विकसित अवस्था में थी। और संतुष्टि की जो भावना होती है ना, वो विकास को अवरुद्ध करती है। पुनर्जागरण की भावना लोगों के अंदर खत्म हो गई, और यह भी एक कारण हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का। लेकिन अगर हम पतन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों, तो इस तथ्य को, इस अवधारणा को आप लोग समझें कि किसी भी सभ्यता का पूर्णतया पतन नहीं होता। पतन जो इतिहासकार बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि जो मूल लक्षण है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पकी ईंट का प्रयोग होता था, है ना। यूनिफाइड एक मापतोल पद्धति थी, एकीकृत मापतोल पद्धति थी, है ना। स्ट्रक्चर्स जो होते थे वो पकी ईंट के बने होते थे। ट्रेड जो था बहुत ही डेवलप्ड ट्रेड था मध्य एशियाई देशों के साथ। व्यापार संतुलन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पक्ष में था। ये सारी प्रवृत्तियां, कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। इसी को कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। लेकिन कभी भी किसी सभ्यता का पूर्ण रूपेण पतन नहीं होता। अपने पतन के काल में ऐसी सभ्यताएं जो हैं वो तत्कालीन सभ्यताओं के साथ, ग्रामीण सभ्यताओं के साथ वो मर्ज कर जाती है, और एक मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद या उस समय कई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां भारत में मौजूद थी। उसके बाद आर्य संस्कृति का भी भारत में आगमन हुआ। तो आर्य संस्कृति के साथ और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के साथ ये मर्ज कर गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि इसके महत्वपूर्ण लक्षण खत्म हो गए। निरंतरता के कई तत्व देखे गए हैं बाद के दिनों में भी, है ना। इस तरह के प्रमाण, चाहे धर्म की बात करें, जैसे कुमारी पूजा का प्रचलन देखिए आज भी है, जैसे वृषभ की पूजा आज भी की जाती है ना। तो इस तरह के कई निरंतरता के तत्व जो हैं वो हमें बाद के कालखंड में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता का पूर्ण रूपेण पतन नहीं हुआ। मैच्योर्ड हड़प्पा फेज के बाद हम लोग लेटर हड़प्पन फेज कहते हैं, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल कहते हैं, जो कि एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, है ना। और आर्य संस्कृति के साथ भी इसका मिश्रण हुआ। ठीक है, तो निरंतरता के तत्व के साथ इसके डेक्लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है अभ्यर्थियों। इस तरह से आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सीरीज है वो समाप्त होता है। आपको कुछ और अगर चाहिए तो आप मैसेज में बतला सकते हैं, और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है,
आपको परीक्षापयोगी लगती हैं कि परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगिता के लिए आपको एक अच्छा मटेरियल क्रिएट हो रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, फैक्ट्स जितने हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो बने तो इसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और समस्त शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।